नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। सभी प्रदेश और देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएँ। आज लक्ष्मी के आगमन का दिन है और लक्ष्मी का नाता रहा है बीएसपी प्रमुख मायावती से। राजस्थान में बीएसपी प्रमुख मायावती जो हैं, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से काफ़ी नाराज़ हैं। राजस्थान से लक्ष्मी जो मिलती थी मायावती को, उसकी अभी क्या तस्वीर है, क्या स्थिति है? और मायावती जो ताबड़तोड़ सभाएं अगले 2 दिन में यहाँ पर करने जा रही हैं, उससे राजस्थान में 200 विधानसभा सीट पर कितना असर मायावती का कैडर जो राजस्थान में है वो डाल पाएगा। अगले 1 घंटे में इसी पर विस्तार से हमारे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, चेतन राजपुरोहित बीजेपी के प्रवक्ता, अनूप ठाकुर कांग्रेस पार्टी से, राधेश्याम उपाध्याय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, भगवान सिंह बाबा बसपा राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं वो। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। राजीव तिवारी जी, शुरुआत आपसे करते हैं सर। बसपा की जो स्थिति है राजस्थान में, आज मैंने उल्टा कर दिया है सर कि राजनीतिक दलों से पहले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों से शुरुआत करते हैं। आपको लगा कि आपकी बारी आएगी तब तक 10-12 मिनट हो जाएँगे। मुझे लगा कि क्योंकि आज जो विषय है, उसकी शुरुआत आपसे की जानी चाहिए। तो बसपा की इस वक़्त आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो नाराज़गी है और उनके जो इस वक़्त के जो कैंडिडेट हैं और मायावती की जो जनसभाएँ होने वाली हैं, उन सब के बीच में कहाँ पाते हैं आप राजस्थान में बीएसपी को राजीव जी? देखिए बीएसपी जो है वो यूपी से लगे हुए कुछ इलाकों, पंजाब से लगे हुए कुछ इलाकों में जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ और यहाँ अलवर, भरतपुर जो मेवात का इलाका है, वहाँ पे नदबई हो गया आपका और जो नदबई, तो यहाँ से ही इनका जनाधार है। और पहले पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में यहाँ से इनके 6 उम्मीदवार जीत के आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो या उनके भाग्यवश वो 6 की 6 कांग्रेस में शामिल हो गए और उसमें से कुछ को सरकार में भी नुमाइंदगी मिली। और इस बार उनमें से 2 विधायकों को टिकट कांग्रेस ने दिया है। और जो कल नाम वापसी के बाद भी जो स्थिति बनी, उसमें बसपा के नेतृत्व को चौंकाया एक तरीके से, क्योंकि बिना पार्टी नेतृत्व को सूचित किए कई उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए और वो विभिन्न दलों के, कुछ कांग्रेस के, कुछ बीजेपी, कुछ आरएलपी या ऐसे कैंडिडेट्स के समर्थन में अपना नाम वापस लेकर चुनावी दौर से हट गए। तो ये बीएसपी के लिए कड़ा झटका था। और अब मायावती जी की जो रैलियां होंगी, तो मुझे नहीं लगता उसका अब कोई बहुत ज्यादा असर यहाँ पड़ेगा, क्योंकि समय भी बहुत कम रह गया है चुनाव में, मतदान में। और मायावती जी का खुद का असर भी, जैसा उन्होंने यूपी में और दूसरे इलेक्शंस के अंदर उन्होंने अपना जो रुख दिखाया था, तो उसके बाद से मतलब एक विश्वसनीयता जो थी पार्टी की, उसमें कमी आई। पार्टी की विश्वसनीयता में कमी आई, आला कमान के प्रति जो नेताओं का, राज्यों के नेताओं का जो सम्मान है, वो भी कम हो रहा है। और ये सिर्फ मायावती की बीएसपी में ही नहीं, दूसरे राजनीतिक दलों में भी हो रहा है। तो आला कमान जो हर जगह कमजोर हो रहा है, मायावती भी उसी का उदाहरण है कि मायावती भी अब वो आला कमान नहीं है, जैसा कि इतिहास में हुआ करता था। तो राजीव तिवारी जी, ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं आलाकमान के कमजोर होने के? देखिए, ये आलाकमान का कमजोर होना लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जो चाहे से बसपा हो, चाहे से आरएलपी हो, ये छोटे दलों को छोड़ दें अगर, तो भी आप देखिए कि भाजपा कांग्रेस इसमें जो बागी हैं उनकी अभी भी संख्या कोई बहुत कम नहीं हुई है। कई सारे उम्मीदवारों, यहाँ तक प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ रहा है
गृह मंत्री को फोन करना पड़ रहा है कि साहब आप हमारे प्रत्याशी के सामने से हट जाइए। तो ये जब स्थिति आ जाती है तो मतलब आप ये देखिए कि जहां पार्टी नेतृत्व कमजोर होगा वहां पार्टी के कैडर भी कमजोर होंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं में हताशा भी आएगी और जो सबसे बड़ी चीज है, इसका बड़ा नुकसान जो होगा आगे जाकर लोकतंत्र में होगा, क्योंकि जहां अनुशासन खत्म हो जाता है तो लोकतंत्र की पूरी जो धुरी है वो टिकी हुई किस पे? अनुशासन। अगर देश अनुशासित होगा तो राजनीतिक दल भी अनुशासित होंगे और दूसरे सारे बहुत तेज चल रहा है, इसलिए आवाज में बड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। आज कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रही है हमारी टीम। अच्छा, वहाँ थोड़ा मौसम भी ठीक नहीं है आज। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं कि अब देखिए कांग्रेस में भी गहलोत साहब ने रिक्वेस्ट कर ली, सचिन पायलट ने रिक्वेस्ट कर ली, केंद्र से जो आए हुए हैं लोग उन्होंने रिक्वेस्ट कर ली। इसके बावजूद बहुत सारे जो बागी हैं वो अभी भी मैदान में हैं। हालांकि वो बीजेपी से कम है लेकिन फिर भी हैं। तो ये स्थिति किसी भी पार्टी, और जब पार्टियां कमजोर होंगी तो लोकतंत्र अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। तो राजनीतिक दल कमजोर होंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा। लेकिन राजनीतिक दलों का जो निरंकुश रवैया है, जिसको लेकर हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं कि आला कमान सब कुछ तय करता है, तो वो भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं उनको है। भी सही होना तो फिर पड़ेगा, उनको भी सही होना पड़ेगा। जब ऊपर से ही अनुशासन सही से चलेगा तब जाके नीचे के कैडर में बूथ स्तर तक वो अनुशासन कायम होता है। अगर ऊपर ही अनुशासनहीनता होगी या मनमानी पूर्ण रवैया होगा, डिक्टेटरशिप होगी, तो वो नेचुरली वो नीचे तक वो सारी चीजें आती हैं और उसी की वजह से ये सारा जो अनुशासन या बागियों का जो खेल है वो वहीं से शुरू होता है। जब एक जो समर्पित कार्यकर्ता है उसको आप तवज्जो नहीं देंगे और कोई पैराशूट उम्मीदवार को उतार देंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों में असंतोष तो पैदा हो गई। वो क्यों कर पार्टी के लिए इतने साल अपने बर्बाद करे थे। फिर उसके बाद देखिए इस बार ये भी देखने में आया कि जितने बागी अभी भी मैदान में है उनका कहना यही है कि हमको पिछली बार भी आश्वासन मिले थे, उसके पहले भी आश्वासन देके हमको बिठा दिया गया था या रोक दिया गया था चुनाव लड़ने से, लेकिन हमको जो वादे किए गए थे वो फुलफिल नहीं हुए। तो हम अब कैसे विश्वास कर लें कि अगर हम आज भी मान के बैठ जाते हैं और हमने जो अभी तक पिछले 5 साल में जो हमने काम किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और हमने जितना अपना श्रम धन सारी चीजें इसमें लगाई हैं और उसके बाद वो जीरो हो जाता है जब आपको टिकट नहीं मिलता है। जी, जी। तो डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, एक तरफ तो प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ रहा है, उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने बगावती तेवर दिखाए हैं। एक तरफ तो पार्टी के हालात ये हैं और दूसरी तरफ पार्टी के हालात ये हैं बीएसपी के कि वो आला कमान से पूछे बिना जिसके साथ मर्जी उसके साथ समझौता कर रहे हैं। पहले बीएसपी से टिकट लाए, उसके बाद नामांकन भरा, उसके बाद जहां डील अच्छी हुई वहां डील करके बिना मायावती से पूछे निकल पड़े। तो ये जो पार्टी में अनुशासन की कमी आ रही है, वो मायावती हो चाहे बीजेपी हो, फर्क स्वरूप का है, लेकिन बगावत और पार्टी में डेमोक्रेसी का क्षरण तो दोनों तरफ हो रहा है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, ये सवाल मेरा आपसे था, आपने सुना? हाँ, नहीं, बिल्कुल सुन लिया, सवाल सुन लिया मैंने। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे मित्र राजीव जी अभी बता रहे थे कुछ चीजें बसपा के बारे में। ये सही बताया इन्होंने, पूर्वी राजस्थान में कुछ सीटों पे प्रभाव रहता है इनका, धौलपुर जिले, भरतपुर जिले में, लेकिन पश्चिम राजस्थान में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। पिछले 3 इलेक्शन आप उठा के देख लीजिए, कभी भी इनका कोई प्रभाव नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 दिनों में जो कार्यकर्ताओं के साथ जो वार्तालाप हुआ है, कार्यकर्ता मान गए
और मैक्सिमम प्रत्याशियों ने, बड़े प्रत्याशियों ने हमारे नाम वापस ले लिए। कई उदाहरण आपके सामने हैं। आपके जयपुर के उदाहरण भी है और हर संभाग के हैं, चाहे बीकानेर संभाग हो, चाहे जोधपुर संभाग हो, चाहे भरतपुर संभाग हो, चाहे कोई भी संभाग हो। ये तो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मान जाता है। मैंने आपको पहले भी 1-2 दिन पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आक्रोशित होता है, अवसाद में जाता है, टिकट कटता है तो दुःख होता है। लेकिन अनंत मान जाता है और बीजेपी के पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के लग जाता है। बसपा क्या है? बसपा कुछ नहीं है। बसपा कांग्रेस के बड़े नेताओं के इशारों पे खड़े किए गए लोग हैं, जिनको ये लगता है कि अगर बहुमत नहीं आएगा कांग्रेस का, तो ये लोग उस समय मेरी मदद कर देंगे जब मुख्यमंत्री की बात आएगी। ये मैंने देखा, ये मेरा निजी अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। ये मैंने जो महसूस किया पिछले 3 चुनावों के अंदर। अब आता हूँ मैं आगे। क्या आपको लगता है राजस्थान के अंदर कैसी भी स्थितियां पैदा होगी? राजस्थान में बीजेपी पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रही है 2013 वाला, क्योंकि राजस्थान की जनता समझ चुकी है। राजस्थान की जनता इनके धोखे को जान चुकी है। राजस्थान की जनता इनके अंदर पड़ी हुई फूट को देख चुकी है। और आपने आला कमान की भी बात की थी। आला कमान तो कमजोर तब होता है जब 25 सितंबर की घटना होती है। आला कमान कमजोर तब होता है जब मानेसर की घटना होती है। इस प्रकार की घटनाएं जिस राजनीतिक पार्टी के अंदर होती है, और सबसे बड़ी चीज मीना जी, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ, इन सबसे प्रभावित तो राजस्थान की जनता ही हुई है ना। या पायलट साहब का कुछ बिगड़ा? या गहलोत साहब का कुछ बिगड़ा? क्या एमएलए का कुछ बिगड़ा? क्या मंत्री का कुछ? सबने मलाया खाने में लगे रहे 4.5 साल तक। लेकिन राजस्थान की जनता के साथ इन्होंने जो अन्याय किया है, राजस्थान के युवाओं के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, राजस्थान के किसानों के साथ जो विश्वासघात किया है, उसका जवाब देने का समय आया है। चेतन जी, मैं आप मीना जी, चेतन जी से एक सवाल पूछ लूं मैं? जी बिल्कुल चेतन जी, पूछिए। मैं कुछ नाम गिनाता हूं। आपने कहा कि ज्यादातर बड़े जो नेता थे वो मान गए और बैठ गए। यूनुस खान नहीं बैठे, चंद्रबान आख्या नहीं बैठे, ज्ञान सारस्वत नहीं बैठे, आपके भवानी सिंह राजावत नहीं बैठे। तो ऐसे तमाम नाम है। जीवाराम चौधरी नहीं बैठे, जो कि सांसद के सामने ताल ठोक रहे हैं, देवजी पटेल के सामने। तो ये और भी उसमें बहुत सारे नाम हैं। भांबू नहीं बैठे, जो कि पिछली बार उम्मीदवार थे आपके। तो ये सारे लोग हैं। ये मतलब आप इनको कमजोर नेता मत मानिए। आपने कहा ना मैं हमारे ज्यादातर बड़े मैं नेता बैठ गए, तो ये मैं अभी भी जवाब दे दूं। लिस्ट लंबी है। मैं राजीव जी को जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी हमारे मित्र तस्वीर का एक पहलू देख रहे हैं। कांग्रेस के जितनी मात्रा में राजस्थान के अंदर विद्रोही खड़े हुए हैं, कांग्रेस के विद्रोही कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनकी चर्चा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कांग्रेस के अंदर आज की डेट में भाजपा से ज्यादा बागी खड़े हैं। लेकिन जो नाम, हाँ आता हूँ मैं राजीव जी, अरे मैं राजीव जी की बात का जवाब दे देता हूँ। नहीं डॉक्टर चेतन, अगर सामने वाले का पड़ोसी का बेटा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो आप ये दलील देकर कि वो अच्छा नहीं है, उससे तो अच्छा मेरा वाला है, आप नहीं, दलील कभी दे नहीं दिया, क्या? कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। मेरा मीना जी, मेरा निवेदन ये है, अभी आप यही बोल रहे मीना हैं जी, कि मीना जी अभी आप मेरा यही बोल निवेदन, रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मीना जी मेरा निवेदन ये है, मैं ये कह रहा हूँ, चर्चा होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? राजीव जी ने मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही उठाया। मैं राजीव जी से एक प्रश्न, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ प्रश्न का। 200 विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान के अंदर। 200 में से अगर 5-7 नाम राजीव जी ने गिनाए, सही है, सत्य है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन उनके भी गिनाने चाहिए बराबर, क्योंकि तराजू के दोनों पलड़े अपने लिए बराबर है। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, मैं भाजपा की बात रखूंगा। लेकिन हमारे पत्रकार महोदय, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, इनका धर्म है कि दोनों पलड़ों के सच्चाई सामने रखे, दोनों के बारे में बात करे, कांग्रेस के बारे में भी करे, भाजपा के बारे में बात मैंने करे। शुरू में ही हमें कोई आपको आपत्ति बताया नहीं कि है, दोनों पार्टियों में अभी बहुत हमें सारे, कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जिस आपने प्रकार कहा से, आपके सारे जिस उम्मीदवार, तो प्रकार मैंने से, आपके नाम गिना हाँ, दिए। अभी मैंने कांग्रेस के मैं आता अनूप हूँ, ठाकुर साहब अगर अपनी मैं आता पार्टी हूँ, के गिनाएंगे, मैं इनको भी मैं गिना दूंगा। मैं आता हूँ। कांग्रेस के पूर्व गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल जी लूण कंसल से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री कांग्रेस के वीरेंद्र बेनीवाल जी हमारे लूण लेकिन कंसल आगे से चुनाव लड़ देखिए, रहे हैं। चर्चा होनी चाहिए। ये वीरेंद्र बेनीवाल पिछले 2 बार से चुनाव हार रहे हैं वहां से, पार्टी के चुनाव अधिकृत हारने से बागी प्रत्याशी नहीं हो होते जाता हुए। है।
चुनाव हारने से बागी नहीं हो जाता है। नहीं, बागी तो नहीं हो जाता है, लेकिन टिकट बदले भी जाते हैं। मैं कांग्रेस के तो ये जब बात भाजपा ठाकुर पर भी साहब लागू होती है, गिनाएंगे अपने, तब उनको भी गिना दूंगा मैं नाम। ये बात भाजपा पर भी बराबर लागू होती है, डॉक्टर चेतन, सेम डॉक्टर चीज चेतन, भाजपा पर भी लागू होती है। हम विषय से भटक रहे हैं। विषय है बीएसपी इस चुनाव में कितनी सेंध लगा पाएगी, आपको कितना नुकसान पहुंचा पाएगी। और इस विषय के संबंध में मेरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री को फोन करना पड़े, ऐसी नौबत क्यों आई? नहीं 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 नहीं, ऐसी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे जिलाध्यक्ष से मान जाता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी बहुत कम मीटर गया है, हमारे जिलाध्यक्ष से वरिष्ठ वरिष्ठ लोगों से मान जाता है। हाँ, कहीं 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 ऐसा किस्सा, कहीं कहीं ऐसे प्रकरण आए होंगे, मैं नहीं जानता, कहीं कहीं ऐसे प्रकरण आए होंगे जहाँ बड़े नेताओं को कहना पड़ा होगा, ये मानता हूँ मैं, लेकिन मेरी नजर में ऐसा कोई केस नहीं है। मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष जी के कहने से नाम वापस ले लेता है। ठीक है, ठीक है। आपने कहा बीएसपी कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस की बी टीम है। आपने कहा अनूप ठाकुर जी, बीएसपी कांग्रेस की बी टीम है। ये बात बीएसपी के लोगों को आपके द्वारा टिकट दिए जाने के बाद कितनी सही साबित होती है? मीना जी, मेरी बात का जवाब और आपके प्रश्न का जवाब आपने पहले ही दे दिया है कि अशोक गहलोत जी से मायावती नाराज है, ऐसा आपने मुझे अभी जस्ट बताया। और जहां तक प्रश्न है बसपा का, और ये जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की बी टीम है, तो ये इनका आरोप हो सकता है। इन्होंने भी मिलीजुली सरकारें बनाने के कई प्रयास किए हैं। चेतन जी खुद की बात का जवाब नहीं दे पा रहे, ये कांग्रेस के रिप्लाई दे रहे हैं। कांग्रेस का मैं आपको बता दूं कि मायावती की पार्टी से, बसपा से कांग्रेस को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। 2018 में भी बसपा के लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा के साथ समायोजन किया, कांग्रेस की विचारधारा के साथ शामिल हुए, और वो लोग कांग्रेस की विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि वो कांग्रेस में रम गए, बस गए, और कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी भी बनाया है। दूसरे विषय पे मैं आपको बता दूं कि चेतन राजपुरोहित जी कह रहे थे, तो बड़े बड़े अखबार छाप रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी फोन कर रहे हैं, चंद्रभान जी भी लड़ रहे हैं, ज्ञान जी भी लड़ रहे हैं। इवन नरपत सिंह राजवी जी ने तो ये तक कहा, जो पत्रिका के फ्रंट पेज की खबर थी, कि मुगलों का साथ देने वाले राज परिवार पे भारतीय जनता पार्टी मेहरबान क्यों। तो ऐसे ऐसे विषय इनके उत्पन्न होने का बड़ा कारण मीना जी, जो मैं समझ पाता हूं, इन्होंने क्या किया कि जो विधानसभा लड़ने वाले लोग थे, तिवारी जी बता रहे थे अभी, जिन्हें विधानसभा का चुनाव, अनूप जी, मैं बता अनूप रहा जी, हूँ। आप पूरी पीएचडी बीजेपी पे करके आए हैं। मेरा सवाल तो कांग्रेस के लिए था। कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस पे ये जो आरोप आरोप लगाया, लग रहा है, मैं बता रहा हूँ ना मीना जी, उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया, तो मैं उनको जवाब दे दूं चेतन जी को, कि जो विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार थे ना, उनको तो इन्होंने दरकिनार किया, क्योंकि वो वसुंधरा जी के नजदीकी थे। और लोकसभा जो लड़े हुए सांसद वर्तमान में हैं, उनको दिल्ली से इनको आयात करने पड़े, तो इनका विद्रोह होना स्वाभाविक था। अभी भी अच्छा, राजीव इनके तिवारी जी यहाँ ने बात विद्रोह कही। हो चुका, इनके यहाँ जो विद्रोह हुआ है उसका नुकसान भी उनको हो जाएगा, फायदा तो आपको है ना। तो आप तो ये बताइए, बीएसपी आपको कितना नुकसान पहुंचाएगी? बीएसपी से हमें कोई नुकसान नहीं है, और भारतीय क्या बसपा से कांग्रेस को पूर्व में भी कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब बसपा का से अगर पूर्व हम में तो नहीं आकलन हुआ, करें पूर्व तो में तो नहीं राजनीतिक हुआ। यही मायने तो में, डॉक्टर चेतन कह रहे हैं, यही तो डॉक्टर चेतन आरोप लगा रहे हैं कि बसपा से आपको फायदा ही फायदा हुआ है। तो अब जो कोई सा सीट भी, है, मैं मीना जी बता दूं, राजस्थान में कोई विधायक निर्दलीय भी जीत के आता है और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करता है, कांग्रेस में आना चाहता है, बसपा से हो, बल्कि इनकी भारतीय जनता पार्टी से भी अगर कोई विधायक जीत के और कांग्रेस में आना चाहेगा, तो हम उसे मना क्यों करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। स्वागत की वजह से ही चेतन जी भी चुनाव लड़ जाएंगे, भाजपा से विधायक बन जाएंगे, तो इनको भी शामिल कर लेंगे कांग्रेस में। मैं चुनाव नहीं तो लड़ूंगा कभी भी, नहीं, मैं आप कभी भी लड़ेंगे, चुनाव नहीं। वो मुझे तो लगता मीना है जी के डॉक्टर, प्रश्न मुझे होते हैं। लगता है अनूप जी आपको विषय पे रहना चाहिए। मैं विषय ये विषय पे है ही कि हूँ। बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं और मायावती की जो यात्राएं हो रही हैं, होने वाली हैं, उनको लेकर एकदम ताबड़तोड़ वो जिस तरह से पहुंच रही है राजस्थान में,
वो जो आक्रामक उनके अंदाज हैं, हालांकि उनकी पार्टी के बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो उनकी परमिशन के बिना ही अब बैकफुट पे चले गए हैं, लेकिन जितने भी मौजूद हैं इस वक्त मैदान में, उनकी स्थिति लगभग 40 विधानसभा सीट पर जो आपकी कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ज्यादा नुकसान जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस को पहुंचाएंगे अनूप ठाकुर जी? नहीं, ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता कि उनसे कांग्रेस के प्रत्याशी को कहीं कोई नुकसान है, क्योंकि उन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए ही हमने सारे फैसले किए खड़े हैं। किए हैं। हमें अंदाजा था कि कहाँ यही मैं कहा था। लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कहाँ उनका प्रभाव है, किन क्षेत्रों में बसपा का प्रभाव है। कुछ पार्ट है, धौलपुर वाला है या उधर का जो भी है, नदबई वगैरह यहाँ से लड़ते हैं, लेकिन इससे कांग्रेस को किसी तरह का खतरा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें तो भरोसा है हमारे किए हुए कार्य और हमारी दी हुई योजनाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी उस पर मोहर लगा चुके हैं कि ये योजना इतनी अच्छी है कि उनको अनवरत जारी रखने के लिए अनूप जी आप बार बार भारतीय जनता पार्टी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पर चले जाते हैं। जी राजीव जी। मैंने अनूप जी को पूरा विश्वास है कि अगर वहां से जीत भी गए तो अंत पंत उनको आना तो कांग्रेस में ही है। यही मैं कह रहा था, यही मैं कह रहा था। अभी इन्होंने स्वीकार कर लिया, हमने इस हिसाब से कैंडिडेट उतारे हैं बीएसपी के, एक एक सीट को देख के उतारे हैं, और कहाँ वापस नाम लेना ये कांग्रेस तय कर रही है। चलो चेतन जी ये इसको मान ऐसा लिया समझ उन्होंने, लें, ये भी स्वीकार कर लिया उन्होंने, कर दूं इसलिए ये क्या बोल ये रहे बहुत हैं अच्छा कि स्वीकार कर लिया। नुकसान नहीं है। अब जो नुकसान है वो बीजेपी को है। आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ है। वैसे तो राजस्थान में आम आदमी पार्टी का कोई बहुत आधार है नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी जब बाहर से देखती है बीएसपी के कैंडिडेट को, और बीएसपी का थोड़ा बहुत आधार यहाँ पर है, जो यूपी से जुड़े हुए बॉर्डर के जिले हैं, वहां पर आपने अभी तक सुना है राधेश्याम जी। तो आप राधेश्याम जी एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते जब आप देखते हैं पूरी प्रदेश की तस्वीर को, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बीएसपी के कैंडिडेट ही बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे? देखिए, मैं भी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रोग्राम को सुन रहा था, और जिस विषय पे हमारी चर्चाएं चल रही थी कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी जो है वो किस उद्देश्य से मैदान में उतरती है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये सिर्फ चुनाव के समय में ही मैदान में दिखती है। इससे पहले ये पूरे 5 साल मायावती जी कभी राजस्थान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है, और इनको ये भी नहीं मतलब कि राजस्थान की जनता इनको विधायक बनकर देती है, इनको मत प्रतिशत बढ़ाकर देती है। लेकिन आज तक इनके जो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि 1998 से लेकर 2019 तक 18 तक उन्होंने जो चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं इनका मत प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा। बिल्कुल ये एक वर्ग पर पकड़ रखते हैं, दलित समाज पर ये पकड़ रखते हैं, और दलित समाज का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल मायावती को जाता है। लेकिन जब वो वोट बिक जाता है, वो समर्थन बिक जाता है, तो कहीं ना कहीं वो मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि उनकी यहाँ कोई विचारधारा नहीं है, इनका नेतृत्व कमजोर है। इनके मुखिया को भी पता नहीं लगता कि इनके विधायक जो जनता ने चुनकर इनको भेजे, इनको दिए हैं, वो जनता के हित की बात करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, चाहे वो राजेंद्र गुडा हो या संदीप यादव, वो तो जो लोग बीएसपी से चुनकर आए वो सारे कांग्रेस में गए हैं, और ऐसी स्थिति तब बनती है जब कांग्रेस को कहीं ना कहीं समर्थन या बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी पूर्ति मायावती के जो विधायक है वो पूरा करते हैं, बीएसपी के लोग पूरा कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विजन तो है, इनको तो सिर्फ वोट बटोरने हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी, वोट बटोरने के लिए राजनीतिक दल बनते हैं, मैदान में चुनावों में जाते हैं, इसलिए वो तो बात समझ में आती है। राजीव तिवारी जी, एक तरफ जो इंडिया गठबंधन बना उसमें मायावती का साथ नहीं मिला, बीजेपी के खिलाफ जो लामबंदी हुई उसमें मायावती नहीं है, और दूसरी तरफ कांग्रेस में राजस्थान में ये कहना कि कांग्रेस के समर्थन में और कांग्रेस की इक्वेशन के साथ कैंडिडेट खड़े किए हैं, ये बड़ा विरोधाभास नहीं है? देखिए मीना जी, देखिए मायावती जी का जो एक
उनका जिस तरीके का एक वो बन गया है पहचान, वो अवसरवादी नेताओं के रूप में पहचान बन गई है कि और कुछ वो हरदम उसमें पार्टी का या खुद का लाभ देखने की कोशिश करती हैं कि अगर मैं ये निर्णय करूंगी तो ये हो जाएगा, ये तो वो बहुत सोची समझी उनके जो चाणक्य हैं वो भी इन सारी चीजों में लगे रहते हैं। और इस बार आप देखिए कि जो झंडे दिखाई दे रहे हैं उसमें उन चाणक्य का चेहरा ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है बनस्पत नेताओं ये जो हैं इनके। तो ये सारी चीजें हैं। और जो बीजेपी का आरोप है कि वो तालमेल करके कांग्रेस उनसे कैंडिडेट खड़े कर रही है और अपने हिसाब से चुन के, तो ये भी कहना बीजेपी का गलत होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी वो अपने जो कैंडिडेट हैं वो अपने आधार पर चुनाव लड़ते हैं। उस समय उनको कोई कांग्रेस का कैंडिडेट भी उनके सामने होता है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उनके लिए वो सीट छोड़ चुकी है या कोई गठबंधन कर चुकी है। अभी सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से लड़ती हैं। अब मैं आपको से एक प्रश्न मतलब एक बात कहना चाहूंगा कि अगर भाजपा 98 सीट पे रुक जाती है तो क्या वो दो किसी का समर्थन नहीं लेगी, सरकार नहीं बनाएगी? ये सिचुएशन पर चीजें डिपेंड करती हैं। अगर कांग्रेस को 99 सीटें मिलती हैं तो वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी हो ये जाती है सरकार नहीं किसी को बनाएगी, साथ में लेके आधारित वो दोबारा राजनीति चुनाव में तो राज्य को नहीं झोंक सकती। आपको मालूम है चुनाव में कितने पैसे खर्च नहीं, होते हैं? बीजेपी खरीद लेती है अगर ऐसा हो तो। अगर सरकार नहीं बीजेपी भी बनती है कहीं तो ना कहीं बीजेपी खरीद आपको लेती ध्यान है, हो दिल्ली में तो खरीदा है, गोवा में खरीदे मेरे हैं। ख्याल में ये तो दूसरी काशी सरकारों को में या तोड़ने उसके का काम आसपास करने कहीं वाले ऐसा लोग एक मध्य मौका प्रदेश पड़ा था उदाहरण है जब इसका। बीजेपी ने भी मदद लेके, आप देखिए बोलने जम्मू दीजिए ना कश्मीर बीच में में, आप लोग बीजेपी ने बीच में मत मुफ्ती बोलिए के साथ प्लीज। लेके सरकार बनाई कि नहीं बनाई? तो जब जहां जैसी सिचुएशन होती है सत्ता पाने के लिए, आप देखिए वो नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, वहां तो बीजेपी के 2 सदस्य थे, उसने पूरी सामने वाली पार्टी तोड़ के अपनी सरकार बना ली। डॉक्टर चेतन, तो डॉक्टर ये चेतन सारी चीजें कैसा राजनीति लगता में है साम जब दाम दंड ये भेद सब चलता है। और मैं ये तिवारी जी को बता दूं कि राजनीति मध्य में कोई प्रदेश भी चीज नजदीकी है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। अस्पृश्य नहीं होती। ये जो बातें कर डॉक्टर रहे हैं, आरोप चेतन लगा रहे हैं कांग्रेस पे, तो मैं बता दूं कि कैसा मध्य लगता है प्रदेश जब में आपने कौन तथ्यों से के संसदों का आधार काम पर किया था? फैक्ट शीट जब आप सामने रखते हैं और देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीर देखते हैं कि कहाँ कैसे कितनी आप लोगों ने सरकारें बनाने के लिए कितने दांवपेच किए, किस किस को साथ लिया, कैसे लिया, ये जो तमाम जब उदाहरण सुनने को मिलते हैं इस तरह की डिबेट्स में, चाहे वो आपके समर्थक हो या विरोधी हो, कैसा लगता है पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी जब ये सब सुनती है? भाई देखिए बिल्कुल। हरियाणा में आपने मैं इसी बात पे आता हूँ। चौटाला सरकार के सबसे पहले तो शुरू से विरोधी रहे। सबसे पहले तो और हाँ सबसे बोलिए पहले आप। तो हमारे को मैंने बसपा की जो बात की थी, कैंडिडेट की बात की थी, वो हमारे कांग्रेस के मित्र ने स्वयं कहा है। हम एक एक सीट देख करके, अभी कहा है थोड़ी देर पहले, हम एक एक सीट देख करके तय कर रहे हैं कि बसपा कहाँ लड़ेगी कहाँ नहीं लड़ेगी। ये मैंने नहीं कहा है, हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा है, उनको मैंने कोट किया। पहली बात। दूसरी बात, अभी मध्य प्रदेश की बात की थी, बिल्कुल सही है, करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में अधूरी बात नहीं करनी चाहिए, पूरी बात करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के विधायक दोबारा चुनाव में गए, जनता का आदेश लेकर के आए, जीत करके आए, और फिर सरकार बनी। ठीक है, देखिए मध्य राजस्थान के अंदर प्रदेश क्या का हुआ? मैंने नाम भी नहीं राजस्थान लिया के था। अंदर पूरा मध्य प्रदेश का राजस्थान के मैंने अंदर नाम भी नहीं लिया है। देख रहा था राजस्थान के कि अंदर क्या मध्य हुआ था? प्रदेश में भारतीय राजस्थान के जनता अंदर पार्टी ने पूरी की इस पूरी तरीके से बीएसपी राजीव को, तिवारी जी पूरी की मध्य पूरी प्रदेश में बीएसपी को डाइजेस्ट कर लिया, लोकतंत्र की पूरी हत्या, उसको पूरा निगल गए, जन भावनाओं बीएसपी की को पूरे को निगल सत्याग्रह, गए। ये डॉक्टर राजस्थान का चेतन, जो अजूबा उदाहरण था। हाँ, बीएसपी के कैंडिडेट वापस मैदान में जाते, चुनाव लड़ते और जीत करके शर्म आनी आते चाहिए और लोकतंत्र फिर की बात सरकार में आती, करने। तो ठीक आप लगता मेरे को। लोकतंत्र की अब आता हत्या हूँ मैं में कांग्रेस के मित्र की बात में। अब आता नहीं हूँ, नहीं अब आता तिवारी हूँ। जी, लोकतंत्र की चेतन, हत्या की है आपने, राजीव तिवारी जी ने जनभावनाओं की हत्या की है, डॉक्टर उस चेतन, मतदाता की भावना की हत्या। नहीं नहीं मध्य डॉक्टर प्रदेश में चेतन, कांग्रेस के राजीव पक्ष में तिवारी मतदान जी किया ने था, आपसे जो उसकी सवाल भावनाओं किया को था जवाब के साथ उसका जानना सौदेबाजी की है जरूरी है। भारतीय जनता अरे पार्टी ने। अनूप जी हाँ, मैं थोड़ा सा जवाब दे रहा हूँ। अनूप जी आप थोड़ा सा जवाब देने की पेशेंस, स्थिति में नहीं है। अनूप जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डॉक्टर चेतन, अगर आपके 98 आते हैं 98 और आपको 2 जरूरत पड़ती है, निर्दलीय तो मिल जाएंगे, लेकिन बीएसपी की आप 2 आपके साथ आना चाहिए, लेंगे कि नहीं लेंगे?
और मान लीजिए कि ऐसे निर्दलियों को भी ले लिया, उसके बाद भी 2 की जरूरत पड़ रही है, तो बीएसपी को मीना जी लेने आप की कहाँ कल्पना कर रहे हैं? मीना जी आप कहाँ कल्पना कर, हम 160 क्रॉस करेंगे हम? आप कहाँ से ये चक्कर में पड़े हैं? ख्याली पुलाव पका रहे हैं इनसे ये पूछिए। संभव नहीं है। इनके ये नाम दिया राजस्थान की वादे, जनता है। इन्होंने भाजपा को 200 दोनों बार वादे बहुमत दिया, 120 नहीं दिया, और लेकिन वो 166। कांग्रेस को बहुमत नहीं देती है, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। भाजपा को ये दोनों बीजेपी बार में उनके 120 पीछे नहीं प्लस चलेंगे, और 166 प्लस नहीं दिया। छोड़ेंगे। और इस चुनाव में के लिए 2013 का भी रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। इसका मीना जी प्रत्यक्ष यही डिबेट पे आऊंगा कांग्रेस है। मतगणना वाले दिन। भगवान सिंह बाबा जो कि यहाँ पर बीएसपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भगवान सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। 17, 18, 19, 20 मायावती जी इकलौती स्टार प्रचारक बीएसपी की राजस्थान आ रही हैं। उनकी यात्राओं का जो आपने प्लान बनाया है, उससे आप कितनी सीट राजस्थान में इस बार देखते हैं अपनी? देखिए, बीएसपी जो है, हमने पहले कहा था कि पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमने 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े भी किए। कुछ हमारे फार्म निरस्त हो गए, कुछ 3-4 लोगों ने वापस भी ले लिए, लेकिन इसी के साथ लड़ रहे हैं। और हमारा अब की बार ये टारगेट है कि हम 2008 में 6 जीते, 2018 में 6 जीते और 6 की 6 विधायकों को हमारी कांग्रेस ने खरीदने का काम किया। उनको मंत्री पद का लालच दिया, पैसे दिए गए, लेकिन अब की बार हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि अब की बार बीएसपी इतने विधायक जिताकर राजस्थान में लाएगी कि किसी भी दल को बहुमत या नहीं मिलेगा। और फिर उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में हम लोग बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी और राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे। बहुत अच्छी कल्पना है भगवान सिंह बाबा जी, और आपका ये दावा है, बीएसपी के अध्यक्ष का ये सोच है, तो राजस्थान की जनता आपको सुन रही है और जरूर आप जो कह रहे हैं उस पर यकीन भी करेगी कि क्योंकि आप अथॉरिटी है अपनी पार्टी की तरफ से बोलने वाले। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आपकी पूरी पार्टी को तोड़ लिया। यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि कांग्रेस के साथ आपकी मिलीभगत है। देखिए, ये सरासर बेबुनियाद आरोप है। कांग्रेस के खिलाफ हम मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। हमारी पार्टी दोनों के खिलाफ, और आपने देखा भी होगा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने दोनों ही दलों से समान दूरी बनाए हुई है और राजस्थान में हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस का जो कुशासन राजस्थान में रहा है, खासकर जो दलित समाज पर अन्याय, अत्याचार, दलित बहन बेटियों के साथ बलात्कार, युवाओं की हत्या, पेपर लीक मामले, ऐसे तमाम प्रकरण राजस्थान में हुए हैं कि राजस्थान की जनता परिवर्तन के मूड में है। और भारतीय जनता पार्टी जो मानकर चल रही है कि अब की बार परिवर्तन होना है, सही मायने में वो परिवर्तन अब की बार होने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता दोनों ही दलों से तंग आ चुकी है। उन्होंने सेंट्रल में बीजेपी का शासन भी देखा है, 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी थी, 5 साल कांग्रेस की। और ये दोनों दल जो इन्होंने बारी बांध रखी है कि 5 साल हम राज करेंगे और 5 साल तुम राज करो। 5 साल राजस्थान की जनता को कांग्रेस लूटेगी और 5 साल बीजेपी। अब जनता इस सिस्टम को समझ चुकी है, वो दोनों ही दलों से छुटकारा चाहती है और सही मायने में परिवर्तन के मूड में है। और परिवर्तन यही होगा कि किसी भी दल को राजस्थान में बहुमत मिलने वाला नहीं है और बीएसपी राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनेगी। भगवान जी, मैं भगवान सिंह जी से एक प्रश्न पूछूं? राजीव जी आपके पास आए एक सवाल के साथ। उससे पहले भगवान जी, ये एक क्या कारण रहा कि आपकी पार्टी के जिन लोगों ने नामांकन की आखिरी तारीख से पहले खुद को वापस बैक किया, उन लोगों ने आला कमान यानी आपसे या पार्टी से पूछा तक नहीं, डिस्कस तक नहीं किया? देखो, कांग्रेस को ये लग रहा है राजस्थान में कि हमारी वापसी नहीं हो रही है, तो धनबल का इस्तेमाल करके हमारे 2-3 उम्मीदवारों को इन्होंने विड्रॉ कराने का काम किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान का जो बहुजन समाज है कांग्रेस से इसका बदला लेगा। इसने हमारे 2-3 उम्मीदवारों को विड्रॉ कराया है, तो ये मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस ना सत्ता में आने वाली है ना बीजेपी सत्ता में आने वाली। दोनों ही पार्टी
सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। जी, धन्यवाद। राजीव तिवारी जी। मैं भगवान सिंह जी, दौसा में हूँ। भगवान सिंह जी, अभी आपने जी, कहा जी, कि जी। सत्ता की चाबी आपके पास रहेगी, जी बीएसपी के पास मतलब, और भाजपा जी। कांग्रेस दोनों में से किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने सत्ता की पिछली बार भी चाबी देखा आपके होगा। पास रहेगी तो आप सत्ता के लिए किस पार्टी का ताला खोलने की मंशा बनाए हुए हैं, या आपका देखिए, ये जो पार्टी का नीतिगत निर्णय है वो आप उस समय अवसर के हिसाब से देखेंगे, या भाजपा और कांग्रेस दोनों में से किसी एक दल को चुनेंगे? तो किस दल को चुनेंगे? ये तो देखिए माननीय बहन जी निर्णय करेंगी कि किस दल को चुनना है, क्योंकि कांग्रेस को 2 बार हम लोगों ने बिना शर्त समर्थन दिया, चाहे वो 2008 हो या 2018 हो, दोनों बार हमारी बहन जी ने जो है कांग्रेस को सपोर्ट किया, बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन दोनों बार कांग्रेस ने हमारे विधायकों को तोड़ा। अब तो ये इस माननीय बार बहन जी को तय करना है कि इस बार भाजपा को आप परखेंगे? नहीं, मैंने कहा ना, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तय करेंगी हमें क्या करना है। हमारा लक्ष्य तो केवल इतना है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक राजस्थान में जीत कर आए, उसी लक्ष्य दोनों पार्टियों को बहुमत से दूर रखना है। हाँ बिल्कुल। मैं माफी चाहूंगा, मुझे दौसा में आदरणीय बहन जी के कार्यक्रम का सभा स्थल देख रहा हूँ मैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया भगवान सिंह बाबा जी। भगवान सिंह जी कहते हैं कि मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कभी लाइव कार्यक्रमों में जाता नहीं हूँ और अक्सर हम उन्हें देखते भी नहीं है, लेकिन न्यूज़ 24 पर उन्होंने समय निकाला और अपनी बात रखी और बड़ा दावा किया है कि वो सरकार बना रहे राजस्थान में। कितना साहस चाहिए राजीव तिवारी जी ऐसा दावा करने के लिए। देखिए, वो सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सरकार बनाने का चाबी मेरे पास रहेगी, हमारे पास रहेगी। वो बहुमत की बात नहीं कर रहे हैं, वो इतने विधायक जीतने की बात कर रहे हैं कि अगर दोनों पार्टियों में से बहुमत नहीं मिलता है तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि हम भाजपा के साथ जाएं, कांग्रेस के साथ वो पहले ही कह चुके कि 2 बार धोखा खा चुके, तो अब स्पष्ट है कि वो बीजेपी का रुख करेंगे। नहीं, राजीव जी उन्होंने ये कहा कि हमारे विधायकों को खरीदा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमने बिना शर्त के समर्थन दिया। उनकी दोनों ही बातों में फर्क था। धोखा खाया इन दोनों ही बातों में उनका फर्क था। और इस बार तैयारी है उनकी, यानी कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी विधायक बेचकर अपना घर चलाती है और जो दलित समाज का वोट है वो वोट बेचती है, उस जनता का समर्थन बेचती है। ये धोखा करती है ये पार्टियां। राधेश्याम जी, आपसे भी एक प्रश्न पूछ लूं। इस राजस्थान में 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को प्रवेश किए हुए, हो गए कि नहीं हुए? पिछले चुनाव में भी आपने 200 सीट पर उम्मीदवार खड़े किए थे, इस बार भी आप 200 सीट पर उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। तो आप बताएंगे कि पिछले 10 साल में पार्टी की मजबूती के लिए केजरीवाल जी ने क्या किया? क्योंकि यह स्थानीय नेतृत्व ने, वो तो लगातार बदलते रह गए, मिश्रा जी आए, अब कोटा के हैं वो आ गए, दिल्ली से मिश्रा जी आए, और जो पूर्व में जो 5 साल जिन्होंने काम किया उन सबको आपने एक तरीके से किनारे लगा दिया, राजस्थान के जितने नेता थे। तो आप क्या ये बात मानते हैं कि अकेले केजरीवाल जी, और जो स्थिति अभी खुद केजरीवाल जी की चल रही है कि खुद के अरेस्ट होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं और उनके जो प्रमुख नेता थे वो सब जेल में है, तो क्या इसके आधार पर आप ये बात सोच सकते हैं कि राधे श्याम जी, आम आदमी पार्टी राजस्थान में कुछ कर नहीं पाई। राजीव तिवारी जी का सवाल ये कि भाई 10 साल में किया क्या? देखिए, हमने 10 साल के हमारी पार्टी को, और 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ये राष्ट्रीय पार्टी बनी है जनता का प्यार और मोहब्बत भी। वो तो मैं पूरी बात कर रहा हूँ, मैं पूरी बात कहूंगा, मैं विस्तार से बताऊंगा, आपके एक एक सवाल का जवाब आ जाएगा। अभी आपने देखा कि हमारे बीच में भगवान सिंह बाबा थे, वो अभी किसी कारणवश चले गए हैं।
मायावती जी ने पूरे 5 साल कभी यहाँ राजस्थान में नहीं आते हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन से भी दूरी बना के रखी थी। उनको पता था ईडी का भय क्या होता है। हमने ईडी का खुल्लम खुला सामना किया है। हमने इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री से सीधा सामना किया है। हमारे पास धनबल नहीं है, हम आम आदमी हैं और हमने जितना हमारे पास सामर्थ्य था हम उसी के आधार पर राजस्थान के अंदर हमने प्रत्याशी भी उतारे हैं। हम जैसे जैसे जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे पास कोई धर्म मजहब जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम विजन के साथ जनता के बीच में जाते हैं। हमने जो काम किया, दिल्ली में काम किया, उसकी बदौलत हम जनता के बीच में रहे। हमने पंजाब का उदाहरण दिया है, गुजरात के अंदर हम 52 वोट लेकर राष्ट्रीय पार्टी बनकर आए। हमारे 5 विधायक जीते, गोवा के अंदर हमारे 2 विधायक जीते। ये हम धीरे धीरे आ रहे हैं। राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ यहाँ मैं कहता हूँ कि गहलोत गुट और एक तरफ वसुंधरा गुट, इन दोनों की जो साठगांठ है, ये तीसरा विकल्प यहाँ परपने नहीं देते हैं। अभी खुद यहाँ पर एक अभी भगवान सिंह बाबा क्या कहते हैं कि हमारे विधायकों को खरीद लिया जाता है। हम बिना शब्द के हमने समर्थन दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी एक विजन के साथ, एक मिशन के साथ जनता के बीच में जा रही है। हमने भी प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, लेकिन हम किसी के साथ गठबंधन राजस्थान में नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान के एक अंदर विकास हो और राजस्थान के अंदर युवाओं के लिए अच्छी योजनाएं हो, बेरोजगारों के लिए अच्छी योजना हो, गरीबों के लिए अच्छी योजना हो। जो पार्टी अच्छा काम करेगी हम उनके साथ हैं। हमने अभी तक जो भी काम किए हैं उसके लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। राधेश्याम जी, अभी आपने भगवान सिंह बाबा के वक्तव्य पर बोला कि मायावती 5 साल में एक बार दिखाई देती हैं चुनाव के समय। केजरीवाल साहब कितनी बार आ जाते हैं? राजस्थान में कितनी बार आए? अभी 4 सितंबर को 7 गारंटियां देकर गए, तो 7 गारंटियां दी है, तो आज वही गारंटियां देश के प्रधानमंत्री लिए घूम रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री लिए घूम रहे हैं। ये गारंटी योजना हमारी जो जीवन है, हमारा आम आदमी पार्टी का और आम आदमी का कितना भय होता है राजीव जी, ये देखिए दोनों पार्टियों के। हमारे मुख्यमंत्री आते हैं तो पूरा का पूरा कैबिनेट आता है, प्रधानमंत्री आता है, यहाँ अमित शाह आता है, यहाँ पे राजनाथ सिंह जी आते हैं। हमने पूरा का पूरा चैनल राजस्थान के अंदर लगा रखा है। अब बताइए कि आम आदमी का कितना भय होता है। चेतन जी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं चेतन जी वैसा से कि आप किसानों के नाम पर वोट मांगने जाओगे? आप बेरोजगारों के नाम पर वोट मांगने जाओगे? नहीं जा सकते। गरीबों के नाम पर, महंगाई के नाम पर क्या आप वोट मांगने जाओगे? नहीं जा सकते। इसलिए राजीव जी, आम आदमी पार्टी ने जो विजन इस देश को दिया है वो पूरे विदेशों के अंदर डंका बजा रहा है। भले ही देश के प्रधानमंत्री IT सेल का सहारा लेकर अपने आप को विश्वसनीय बना रहे हो, लेकिन देश का सुनिए, देश का आम व्यक्ति जो गरीबी में जीवन जी रहा है उससे पूछिए कि देश का विकास कहाँ हुआ है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। राधेश्याम जी, आपने सुना नहीं ठीक से। आपको ये कहा और पूछा गया कि भाई एक तो केजरीवाल जी कितनी बार आए राजस्थान, दूसरा जिन आरोपों पे आप बीजेपी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं, आपकी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री जेल में हैं, मुख्यमंत्री जाने की किसी भी समय मौके पर हैं, इस तरह की तैयारियां, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो ऐसे में आप किस मुंह से जनता के पास जाएंगे और क्या कहेंगे? लेकिन अभी मैं डॉक्टर चेतन राजपुरोहित और अनूप ठाकुर जी से एक-एक प्रतिक्रिया लूंगी बस। मीना जी, मैंने सवाल दे दिया था कि हमारे मंत्री क्यों जेल में हैं। हमने इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल किए हैं, इसलिए हमें जेल जाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अनूप ठाकुर जी, प्रधानमंत्री से सवाल करने पर जेल जा रहे हैं इनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से सवाल करने पर आपके यहाँ भी कोई इस तरह की स्थिति बनी क्या? इसमें कोई शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके प्रधानमंत्री जी और वो उनके जो सहयोगी अमित शाह जी, उनका रवैया तानाशाह वाला है। ईडी का तो इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है, पूरा देश उसका नाच देख रहा है। ये नितांत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो आप आम आदमी पार्टी के विचार के साथ हैं। ये लोग ऐसा चाहते हैं कि राजनीति में विपक्ष नाम की चीज ना रहे, विपक्ष को नेस्त नाबूद कर दें, तो ये लोकतंत्र की हत्या का रास्ता है और इस लोकतंत्र की हत्या के रास्ते से देश को बचाना नितांत आवश्यक है। ये जो लोकतंत्र की हत्या की बातें और
आपकी पार्टी पर जो आरोप लगे हैं कि आपने कैसे बीएसपी को धोखा दिया, यहाँ के विधायकों को खरीदा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पूरा बीएसपी को खुद में शामिल कर लिया। तो अब जो इतने आरोप बीएसपी की तरफ से आप पर लगाए जा रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति दोबारा बनती है तो इन आरोपों में कोई एक ही दम बात में रहेगा? मैं जवाब माफी देता हूँ आनी मीना चाहिए। जी। अभी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि बिना शर्त के हमने कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस से अगर वो संतुष्ट हैं नहीं है वो उनका विषय है। आप ही ने बताया कि बसपा के लोग स्वेच्छा से नाम वापस ले लेते हैं, इनका शीर्ष नेतृत्व कमजोर है, तो वो अनूप जी, उनका आंतरिक सवाल है कि मामला है, उसका जवाब देने के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। वापिस बसपा के साथ जुगलबंदी हो सकती है कांग्रेस की? मैंने इसका जवाब पूर्व में भी दिया और आप सभी ने इस बात का प्रश्न किया। कोई भी राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो, बसपा हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, 4 विधायक कम पड़ते हैं, 2 विधायक कम पड़ते हैं, ये प्रयास किया जाता है। राजनीति कर रहे हैं, संत नहीं है, तो ये प्रयास होता है कि वो 4 लोग कांग्रेस में शामिल हो जाएं या भाजपा का वर्चस्व है तो उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन कांग्रेस, मीना जी आपने प्रश्न किया है, पूरा उत्तर सुने। लेकिन कांग्रेस ऐसे हथकंडे नहीं अपनाती कि किसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार थी, वहां का जो वोट था उसने कांग्रेस को दिया। आरोप बीएसपी ने लगाया, कटघरे में आप बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं मैडम कि बीएसपी की जब आपने बात की तो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जो उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि बिना शर्त हमने कांग्रेस को समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी का काम है कांग्रेस पर आरोप लगाना, क्योंकि इनके पास केंद्र में किया हुआ कोई काम नहीं है। वसुंधरा जी ने 5 वर्ष में कोई काम पिछले साल में किए हो तो कोई तुलनात्मक आकलन ही नहीं है, तो ये बता नहीं सकते। की जरूरत नहीं है, रास्ते खुले हुए हैं बीएसपी के पास। विधायक 2 आए, 3 आए, 5 आए। जी डॉक्टर चेतन राजपुरोहित। मीना जी आप याद करिए 2003 में जब कांग्रेस में मुख्यमंत्री की बात चल रही थी, मेरे को आज भी याद है, चित्र आप लोगों को है या नहीं है, लेकिन विधायकों ने एक शर्त रखी थी कि एक्स को सीएम बनाओगे तो समर्थन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये एपिसोड क्यों होता है ये आप सब जानते हैं, राजनीतिक लोग हो, आप बहुत बड़े एंकर हो, पहली बात। दूसरी बात, हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने बहुत अच्छी बात की, हम गरीब पार्टी है। ये वो गरीब पार्टी है जो उदयपुर में 20 लाख रुपए का एक रूम बुक कराती है, ये इतनी गरीब पार्टी है। ये उदयपुर में जब इनके नेता की शादी होती है तो आप और मैं देखेंगे तो अपन को तो अंदर ही नहीं घुसने देंगे, इतने बड़े बड़े लोगों की इनको शादी थी और 20-20 लाख रुपए का एक रूम बुक कराया था, इतनी गरीब पार्टी है। अब आता हूं मैं आगे। अभी आम आदमी पार्टी ने कई बातें कही, लेकिन एक भी शब्द कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला, इसीलिए राजस्थान में खत्म हो रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये आए थे कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस के खिलाफ ये लोग पानी पी पी करके कोसते थे, हमारे उपाध्याय जी मित्र लगातार कोस रहे थे, लेकिन जैसे ही इंडी बना, बेंगलोर आया, कांग्रेस के साथ गल्लेबैया करने लग गए और दोनों मित्रों की भाषा एक होगी, सेम। कांग्रेस के मित्र भी बीजेपी और आम आदमी के मित्र भी बीजेपी, क्योंकि दोनों के बीच में गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन का धर्म राजस्थान के अंदर ये लोग निभा रहे हैं। इनको चुनाव नहीं लड़ना है, आम आदमी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना है, इनको कांग्रेस की मदद करनी है। डॉक्टर चेतन, बीजेपी बीएसपी किसकी मदद कर रही है बहन जी? मैंने शुरू में बताया ना, मैंने शुरू में बताया कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने सारी बातें खुद ने बता दी, मैंने नहीं बताई, इन्होंने स्वयं बता दी कि हम एक एक सीट पर देख रहे हैं, कहाँ पे हमें खड़ा करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ये हमारे कांग्रेस के मित्र ने, हम तो बीजेपी को तो कोई लेना देना ही नहीं है। बीजेपी जितनी सक्षम पार्टी है कि हमें मदद की जरूरत नहीं है, हमें ना बसपा की जरूरत है ना आम आदमी पार्टी की जरूरत है। हम तो हमारे बलबूते पर, हमारे कार्यकर्ता की ताकत इतनी है, हमारा नेतृत्व इतना सक्षम है प्रदेश का और केंद्र का, हम किसी को करने जा रहे हैं, तो हमें चिंता नहीं है दोनों की। ये दोनों मिलकर के क्यों नहीं लड़ते? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ऐलान करते राजस्थान में हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे, तो कहाँ दिक्कत है? राजस्थान की जनता को बेवकूफ मत बनाइए आप। आपका राजस्थान की जनता समझ चुकी है, चाल चेहरा चरित्र समझ चुकी है। जो कांग्रेस की कमियों को उजागर करते थे, आज वो कांग्रेस के बारे में बात नहीं कर रहे। आज तो मोदी जी याद आ रहे हैं, उनको अमित शाह जी याद आ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी, पायलट साहब याद नहीं आ रहे। इनको चिंता राजस्थान की जनता की नहीं है,
इनको चिंता है कि मोदी जी के खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ना है, तो राजस्थान में इनको कुछ करना ही नहीं है। आम आदमी पार्टी को अगर करना होता तो आम आदमी पार्टी के मित्र कांग्रेस विरोधी दल है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक अक्षर नहीं बोल रहे हैं। और कांग्रेस के मित्र समर्थन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के मित्र समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस का, और टारगेट मोदी जी है। इसका मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए इन दोनों की जुगलबंदी कितनी खतरनाक है, कितने अंदर से ये मिले हुए हैं। इसीलिए राजस्थान की जनता, राजीव जी ने सवाल किया था, इसीलिए राजस्थान की जनता इनको लिफ्ट नहीं दे रही है, इसीलिए एक पार्षद नहीं जीतता इनका, इसीलिए एक सरपंच नहीं जीतता, इसीलिए एक विधायक नहीं जीतता। राजस्थान की जनता ने इनके चेहरे का बेनकाब कर दिया। राजस्थान की जनता के सामने एक अक्षर नहीं बोलेंगे कांग्रेस के खिलाफ, एक अक्षर, क्यों? दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दोनों के नेता जेल में है, दोनों के नेता का एक ही टारगेट है, भ्रष्टाचार करना है, लूटना है। तो ये लूटने के चक्कर में जेल में बैठे हैं। राजस्थान की जनता ये होने नहीं देगी। राजस्थान की जनता सारे भ्रष्टाचारियों को अंदर करेगी, एक एक भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी की बात पर दर्द होता है। दर्द होने का कारण यही है कि प्रधानमंत्री जी पर हमला करने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग हैं वही तो करेंगे मीना जी, और कौन करेगा? इनको तो स्वागत करना चाहिए ईडी का, इनको अभिनंदन करना चाहिए ईडी का। राजस्थान के युवाओं को न्याय मिल रहा है। पेपर देखो, साथ बोल रहे हैं मीना जी, देखिए नोट करिए, आप दोनों साथ बोल रहे हैं, ये सूचक है, दोनों साथ बोल रहे हैं, ये सूचक है। पिछले 5 मिनट से आपका डर बराबर है, आपके डर से मैं सहमत हूँ, आपका डर लाजमी है। राजस्थान में भी कांग्रेस आएगी और सारे राजनीतिक दल चुप नहीं होंगे, चुप नहीं होंगे, कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करेगी, लगातार चलेंगे, नकारेगी। अगर आप मुद्दों पे 5 मिनट चर्चा कर लेना चेतन जी, तो मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, खुले आप 5 घंटे कर लीजिए, 5 घंटे। आ जाओ। सिर्फ मुझे ये बताओ, जब देश में प्रधानमंत्री जी को चुनाव लड़ना था, उन्होंने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे। राधेश्याम जी, मैं सही कह रहा हूँ? महंगाई कम करने की बात की थी। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट है पेट्रोल डीजल पर, कम करिए आप। राजस्थान में वेट कम करिए पेट्रोल डीजल पर, नहीं करेंगे। आप मुद्दे पर बात कीजिएगा। महंगाई कम हुई। अनूप जी विषय राधेश्याम हमारी बहस को सुनने में रुचि नहीं रखती, जनता की रुचि इस चीज में है कि आप मुद्दे पर बात करें। आप मुद्दे पे आए, महंगाई की बात करें, जनता रोटी कपड़ा और मकान की बात करें, पानी शिक्षा चिकित्सा की बात करें, लेकिन वो जवाब आप देने की स्थिति में नहीं है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, बहुत सामान्य बात है, आपको तुअर की दाल का भाव नहीं पता, मूंग की दाल का भाव पता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ आते हैं और भाषण दे सकते हैं, लेकिन जो गरीब 2 जून की रोटी कमाता है मजदूर, उसको दाल खरीदने जाना पड़ता है। अनूप जी, आपको पता है वो एक कहावत हुआ करती थी, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। कहावत एक ही है राजस्थान में, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। एक ही कहावत चल रही है वर्तमान में, एक ही कहावत चल रही है, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। प्लीज दोनों का ऑडियो बंद कर दीजिए। राधेश्याम उपाध्याय, उनकी उम्र करीब नजर आ रही है 25 से 35 के बीच में। अनूप ठाकुर जी की उम्र है 45 से 50 के बीच में, 55 वाली में। और डॉक्टर चेतन राजपुरोहित इन दोनों से बड़े हैं। तीनों 3 राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं और तीनों दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी सत्ता में। और तीनों में इतना, डॉक्टर चेतन, विथ आपका पूरा सम्मान करते हुए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 6 मिनट तक लगातार आप भी उनके साथ नॉन स्टॉप बोलते रहे, जिससे हमारे दर्शकों का 10 मिनट का समय अन्यथा उस विषय में चला गया। मैं मानता हूँ मीना जी, मानता हूँ मैं गलत है, मानता हूँ मैं स्वीकार करता हूँ। नहीं करते हम आपसे, मैं गलत मानता हूँ इसको, मैं गलत मानता हूँ, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, लेकिन हमारे 2 मित्र जब मैडम मीना जी मेरे बीच में बोलेंगे, 2 मित्र मेरे को बोलने नहीं देंगे, मेरे पास क्या चाह रहा है? कम से कम आप, मैं गलत मानता हूँ,
मैं तो गलत आप मानता हूँ मीना जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अगर मैं बीच में नहीं मानते बोलता हैं, हूँ, लेकिन दो लेकिन दो आप मित्र मुझे अगर बीच में बताइए, बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हमारे हमारे राजस्थान और देश की जनता जिन्होंने आपको देखा है, वो तीनों आपके लिए क्या सोचेंगे? आपकी पार्टी ने आपको प्रवक्ता इसलिए बनाया कि आप लोग बस बोलते जाएं, बस बोलते जाएं, बस बोलते जाएं, चाहे सुने चाहे नहीं सुने, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, चाहे आप तीनों की बात जो है वो एक दूसरे को भी सुनी जा रही, दर्शक भी हमारे सुन रहे हैं। प्लीज आप लोग, मैंने कहा कि तीनों अलग अलग पीढ़ियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में अपनी जगह बनाए रखने के लिए आप लोग तीनों एक ही तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि अगली बार आप किसी भी टीवी डिबेट में जाएं, आपके पास बहुत समय होता है एक दूसरे के लिए बोलने का, लेकिन आप इस तरह का व्यवहार ना करें, जिससे कि हमारे लोग आपकी पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और आपके राजनीतिक दल के बारे में ऐसी तस्वीर, ऐसी इमेज ना बनाए, नहीं बननी चाहिए। आप लोग प्रवक्ता इसलिए बनाए गए कि आप लोग अपने समय की उपयोगिता समझें, जो सवाल पूछा गया उसको समझें। आप एक-दूसरे पे सवाल पूछने लग जाते हैं, सवाल पूछने का काम हमारे लिए छोड़ दीजिए। कभी-कभार राजीव जी पूछते हैं तो बेचारे पहले पूछते हैं कि मीना जी एक सवाल ले लें, और वो हमसे इतने वरिष्ठ हैं कि हमारी इस डिबेट को वो वैल्यू ऐड करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि नहीं उनको पूछना चाहिए। वो उसमें और उस बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा उनका अनुभव है। तो प्लीज आप लोग जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर बने रहिए, और उस पर बने रहकर उसमें कितना आप जनता को जानकारी दे सकते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। आप जरूर इस डिबेट को देखिएगा, और तब देखिएगा कि वो 5 मिनट जब आप लगातार बोले जा रहे थे, इसलिए मैंने आज तय किया कि नहीं, मैं देखती हूँ कितनी देर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, और अगर मैं ऑडियो ऑफ नहीं करवाती तो शायद वो 10-15 मिनट भी चल सकता था। ये अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना जनता के लिए। तो जो काम किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो वो नहीं करना चाहिए। आज की डिबेट का समय पूरा हो गया है। हम जिस विषय पर चर्चा करने आए थे, वो बीएसपी का वोट बैंक जो है वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में से किसको नुकसान देगा। आप दोनों निश्चित रूप से, आपके राजनीतिक दल इस बात का आकलन कर रहे हैं, लेकिन आपका जो आकलन है वो जनता तक पहुंचे, हमारा मकसद ये था। आप लोगों ने शुरू में थोड़ी-थोड़ी बात पहुँचाने की कोशिश की भी, पूरी बात आने वाले दिनों में और पहुँचाएँगे। आज आप लोगों ने जो अपना अमूल्य समय दिया, धनतेरस के दिन घर परिवार से दूर, पूजा के समय में, बाज़ार में जो जाने वाले लोग हैं घर परिवार के साथ, उसके बीच में आप लोग आए, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको न्यूज़ 24 की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत-बहुत धनतेरस की शुभकामनाएँ, हमारे दर्शकों को भी धनतेरस की शुभकामनाएँ। राजनीतिक जो चर्चा है, बहस है, वो लगातार इस वक्त बनी रहेगी, क्योंकि दिवाली तभी आनंददायक होगी जब हर दिन, जैसे-जैसे हम दिवाली के नज़दीक आ रहे हैं, और दिवाली भले ही चली भी जाए, लेकिन चुनावों के जो नतीजे आएँगे वो अपने आप में एक और दिवाली होगी। उन लोगों के लिए जो चुनाव जीतेंगे, और उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं जो चुनाव हारेंगे। दिवाली भी ऐसी होती है, व्यापार से जुड़ी है, परिवार और समाज के हितों से जुड़ी हुई है, खुशियों से जुड़ी हुई है। किसी के लिए अच्छी आती है, किसी के लिए नहीं आती है। वही हाल इस वक्त राजस्थान की राजनीति का भी है, और देश के कुछ और राज्यों का भी, जहाँ 4 और राज्यों में चुनाव है। तो आप अपनी नज़र बनाए रखिए, अपने सुझाव दीजिए। हमारे राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के लिए अपनी जो आपकी टिप्पणी है वो भी ज़रूर उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी जानें कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आज न्यूज़ 24 में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।